डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में अपन कल वाले टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो है यांत्रिक एकता, मैकेनिकल सॉलिडरिटी। चलो आइए शुरू करते हैं। सरल, आदिम और प्राचीन समाजों में यांत्रिक एकता पाई जाती है, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था। यानी कि जो सरल समाज होते हैं या फिर आदिम यानी पुराने समाज और प्राचीन यानी पुराने समाजों में जो एकता पाई जाती है वो यांत्रिक एकता होती है। समूह के सदस्यों में पाई जाने वाली समानताएं इस एकता का आधार है। यानी कि ऐसे समाजों के जो समूह होते हैं ना, उनके सदस्यों में समानताएं पाई जाती है और उसी समानता की वजह से इस प्रकार की एकता देखने को मिलती है। इन समाजों में लोगों की परिस्थितियों एवं भूमिकाओं में, विचारों, विश्वासों और जीवन शैलियों में, मानसिक, सामाजिक और नैतिकता में समानता पाई जाती है। सरल, आदिम एवं प्राचीन समाजों का आकार बहुत छोटा होता है। लोगों की आवश्यकताएं सीमित तथा लगभग समान होती है। उन पर परंपरा, जनमत और धर्म का नियंत्रण और दबाव होता है और आँख मूंदकर लोग इनका पालन करते हैं। किसका? परंपराओं का, जनमत का और धर्म का, और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। व्यक्ति का व्यक्तित्व समूह के व्यक्तित्व में घुल जाता है। वह समूह के साथ यंत्रवत सोचता है। यंत्रवत यानी मशीन की तरह कार्य करता है एवं आज्ञाओं का पालन करता है। इस प्रकार के आचरण से स्थापित एकता को इसी कारण यांत्रिक एकता कहा गया है। दुर्खिम ने दमनकारी कानून और यांत्रिक एकता को परस्पर संबंधित माना है। यांत्रिक एकता के साथ किस कानून को संबंधित मानना है? दमनकारी कानून को। यानी कि दमनकारी कानून किस प्रकार के समाजों में पाया जाता है? सरल या प्राचीन समाजों में। इसी एकता की व्याख्या के दौरान ही दुर्खिम ने अपराध, दंड और सामूहिक चेतना की व्याख्या प्रस्तुत की है। अब आता है इसमें यांत्रिक समाज की विशेषताएं। यानी कि जो यांत्रिक समाज होते हैं उनमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। तो दुर्खिम ने यांत्रिक समाज की कई विशेषताएं बताई है। तो उनमें से पहली है अविभेदीकृत या भेदभाव रहित समाज। इसकी डिटेल्स जानते हैं। यांत्रिक समाज के अंतर्गत आदिम और ग्रामीण समाज आते हैं। यानी कि आज के जो ग्रामीण समाज है ना, वो भी यांत्रिक समाज के अंतर्गत ही आते हैं। यांत्रिक एकता वाले समाज ही हो। इन समाजों में आयु, लिंग एवं आनुवंशिकता के आधार पर गैर बराबरी तो पाई जाती है। यानी कि आयु के आधार पर बराबर के लोग नहीं पाए जाते, लिंग के आधार पर भी और आनुवंशिकता के आधार पर। किंतु आर्थिक विषमता का भयंकर रूप नहीं पाया जाता यहाँ पे। यानी आर्थिक रूप से सभी समान से ही होते हैं। इन समाजों में भूमि व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि पूरे गांव की सामूहिक संपत्ति होती है। गांव या कबीले का मुखिया आनुवंशिकता के आधार पर दूसरों से ऊंचा होता है। निर्णय पंचायत द्वारा लिए जाते हैं। ऐसे समाजों में मानसिक, सामाजिक और नैतिक सभी क्षेत्रों में एक रूपता पाई जाती है। उनके विश्वासों, व्यवहारों एवं मतों में साम्यता पाई जाती है।
परंपरा ऐसे समाजों में एक रूपता उत्पन्न करती है और ऐसे समाजों में व्यक्तिवाद का अभाव पाया जाता है। व्यक्तिवाद तो कौन से समाजों में पाया जाता है? सावयवी समाजों में। इन समाजों में तो उसका अभाव पाया जाता है। दूसरी विशेषता है व्यक्ति का द्वैतिक स्थान। यांत्रिक एकता वाले समाजों में व्यक्ति के स्थान पर घर या समाज को उच्च स्थान दिया जाता है। वहाँ समाज मुख्य एवं व्यक्ति गौण होता है, यानी व्यक्ति का कोई महत्व नहीं रह जाता। व्यक्तियों से मिलकर जो समाज बनता है उसी का ही महत्व रहता है। व्यक्ति की व्यक्तिगत व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है ना, वो समाज में घुल मिल जाता है। व्यक्ति में व्यक्तिगत चेतना होती है, वह उसी के आधार पर अपने कार्य करता है, किंतु सामूहिक चेतना के सामने व्यक्तिगत चेतना नगण्य हो जाती है, या यूँ कह लो द्वैतिक हो जाती है, सेकेंडरी हो जाती है। तो इस प्रकार कह सकते हैं व्यक्ति का द्वैतिक स्थान होता है यांत्रिक समाजों में। तीसरी जो विशेषता है वो है सामूहिक चेतना का प्रभुत्व। यांत्रिक एकता वाले समाजों में सामूहिक चेतना का प्रभुत्व होता है। समाज के विश्वासों और संवेगों में समाज के प्रत्येक सदस्य की भागीदारी होती है, यानी समाज के जो विश्वास और संवेग होते हैं ना, उसमें समाज के प्रत्येक सदस्य की हिस्सेदारी भागीदारी होती है, सहयोग होता है। जब समाज का कोई भी सदस्य में शंका उठाता है तो इसका तात्पर्य है वह समाज को चुनौती दे रहा है, जिसे समाज स्वीकार नहीं करता, यानी उसी चुनौती को समाज स्वीकार नहीं करता। सामूहिक चेतना पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। यह व्यक्ति एवं समय के ऊपर निर्भर होती है। अगली जो विशेषता है वो है दमनकारी कानून की प्रधानता। जैसा कि पहले ही थोड़ा बता दिया है कि इस प्रकार के समाजों में दमनकारी कानून पाया जाता है। दमनकारी कानून का उद्देश्य समाज की एकता को बनाए रखना होता है। सामूहिक चेतना को चोट पहुंचाना अपराध माना जाता है और समाज ऐसे व्यक्ति को दंड देता है। दमनकारी कानून का उद्देश्य व्यक्ति के स्थान पर सामूहिक हितों की रक्षा करना होता है। व्यक्ति के स्थान पर किसका? समूह के हितों की रक्षा करना होता है दमनकारी कानून का उद्देश्य। और इसका अपोजिट हो जाएगा प्रतिकारी कानून। उसमें व्यक्ति के हितों की रक्षा पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है। अगली जो विशेषता है वो है नैतिकता। यांत्रिक एकता वाले समाजों में सामाजिक एकता का आधार नैतिकता होती है। यद्यपि यांत्रिक एवं सावयवी दोनों ही प्रकार के समाजों में नैतिकता के धरातल पर ही समाज खड़े होता है, टिका हुआ होता है। या कोई सब समाज हो, नैतिकता का धरातल जरूरी है समाज के खड़े होने के लिए, किंतु सावयवी समाजों में नैतिकता कमजोर हो जाती है तथा यांत्रिक समाजों में नैतिकता के आधार पर समाज अपनी सुदृढ़ता एवं नियंत्रण व्यवस्था बनाए रखता है। नैतिकता होती है अच्छे और बुरे की भावना, ये अपने आप ही उत्पन्न होती है व्यक्ति के अंदर। अगली जो विशेषता है वो है सजातीयता। यांत्रिक समाजों में जनसंख्या कम होती है, अतः हर क्षेत्र में सजातीयता पाई जाती है। ऐसे समाजों में जनमत का अधिक महत्व होता है। जनमत की एक रूपता भी समाज में सुदृढ़ता स्थापित करती है। अगला है राजनीतिक जीवन। यांत्रिक समाजों में न्याय, दंड एवं सामाजिक मामले सारे के सारे जो है ना वो समूह द्वारा सामूहिक रूप से निपटाए जाते हैं।
किसके द्वारा? समूह के द्वारा मिलजुल कर निपटाए जाते हैं, किए जाते हैं। संपूर्ण समूह या समुदाय मिलकर ही कानून बनाने, उसे लागू करने एवं कानून का उल्लंघन करने वाले को दंड देने का कार्य करता है। पूरा का पूरा समुदाय या समूह तीनों काम वही करता है। समाज का कोई भी मामला व्यक्तिगत न होकर कैसे होता है? सामूहिक होता है। अतः आम सभा में ही इन्हें निपटाया जाता है। अगली जो विशेषता है वो आर्थिक संगठन है, और उससे लास्ट जो रहेगी वो रहेगी धार्मिक संगठन। तो आइए आर्थिक संगठन के बारे में जानते हैं। यांत्रिक समाज में अर्थव्यवस्था भरण पोषण वाली अर्थव्यवस्था होती है। भोजन, वस्त्र और आवास की पूर्ति भी इन समाजों में कठिनाई से ही होती है। इनमें विशेषीकरण का अभाव पाया जाता है। विशेषीकरण होता है किसी एक काम को करने में दक्षता प्राप्त होना। उत्पादन की प्रक्रिया में परिवार एवं समुदाय के सभी लोग भाग लेते हैं। वर्गों का अभाव पाया जाता है एवं संपत्ति कैसी होती है? सामूहिक होती है। अब जो लास्ट विशेषता वो है धार्मिक संगठन। यांत्रिक समाजों में धर्म की प्रधानता होती है। इनमें धर्म का प्रारंभिक स्वरूप टोटमवाद के रूप में पाया जाता है। धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप है ना, जैसे दुर्किम ने माना है, वो कौन सा है? टोटमवाद। तो वो वाला यहाँ पाया जाता है धर्म का रूप। टोटम की पूजा की जाती है। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं टोटम क्या है? टोटम किसी भी एक चीज़ को पवित्र मान लिया जाता है, उसको एक प्रतीक मान लिया जाता है। जैसे कि किसी भी जानवर को मान सकते हैं या कोई वस्तु को मान सकते हैं, तो वो टोटम कहलाती है। टोटम ही धार्मिक क्रियाओं का केंद्र होता है। धर्म सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन होता है। इसके बाद आगे आता है, इसमें दमनकारी कानून के आधार पर दुर्किम ने अपराध एवं दंड की व्याख्या किस प्रकार की है? दुर्किम ने कानून के आधार पर अपराध और दंड की व्याख्या किस प्रकार की है? तो सबसे पहले अपराध ले लेते हैं। अपराध की व्याख्या दुर्किम ने दमनकारी कानून के आधार पर की है। दंड है जो अपराध से जुड़ा हुआ है। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें अपराध के लिए दंड न दिया जाता हो। सभी समाजों में अपराध सामूहिक चेतना पर चोट पहुंचाना माना जाता है। यानी पूरे समुदाय की जो चेतना है ना, उस पर चोट पहुंचाना माना जाता है अपराध। सामाजिक नैतिकता के विरुद्ध कार्य माना जाता है। इसीलिए ही समाज में अपराध के विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है। अपराध का निर्धारण दमनकारी कानूनों के द्वारा होता है। दमनकारी कानून समूह की अभिमति होती है। इसको इंग्लिश में सैंक्शन कहते हैं। इन कानून के अनुसार अपराध वे कार्य है जिन्हें समूह के सदस्य अनुचित मानते हैं, अनुचित यानी गलत मानते हैं, और ये कार्य सामूहिक भावनाओं को क्या पहुंचाते हैं? ठेस पहुंचाते हैं। इस प्रकार दुर्किम अपराध की व्याख्या दो आधारों पर करते हैं। अपराध सामूहिक भावनाओं पर आघात है। दूसरी बात जो उन्होंने कही है ना, वो कही है कि अपराध जो सामूहिक भावनाओं पर आघात करती है, यह करता है। प्रत्येक समूह में कुछ भावनाएं ऐसी होती है जो समान रूप से सारे समूह में मौजूद होती है। इनके विरुद्ध कार्य ही अपराध है। दुर्किम ने अपराध को परिभाषित करते हुए बताया है कि एक कार्य अपराधी है जब वह सामूहिक आत्मा की शक्तिशाली तथा निश्चित अवस्थाओं पर आघात करता है। अब दुर्किम ने इसी में दंड के बारे में और बताया। तो उन्होंने टोटल 3 चीज़ों के बारे में बताया था। पहला जैसे कि आपको बताया जा चुका है अपराध के बारे में, दूसरा अपराध सामूहिक भावनाओं पर आघात है, और तीसरा जो अपना भी चल रहा हुआ है दंड।
जो कार्य समूह के द्वारा दंडनीय है वही अपराध है। अपराध ही दंड की मात्रा और प्रकृति तय करता है। दंड अपराध के प्रति समूह की भावना प्रतिक्रिया है। समूह की कैसी प्रतिक्रिया है? भावात्मक प्रतिक्रिया है दंड। किसके प्रति? अपराध के प्रति। सामूहिक भावना के प्रतिकूल आचरण करने पर समूह के प्रत्येक सदस्य के मन में विरोधी प्रतिक्रिया होती है और समूह के सदस्य उसका बदला लेना चाहते हैं। प्रतिशोध की भावना का परिणाम ही दंड है। इसलिए दुर्खिम कहते हैं कि दंड का उद्देश्य प्रतिशोध लेना होता है। चूंकि अपराध की प्रकृति सामाजिक है, इसलिए दंड की प्रकृति भी सामाजिक है। अपराध के विरुद्ध हमारा प्रतिशोध व्यक्तिगत नहीं होता। हम यह प्रतिशोध इसलिए व्यक्ति नहीं करते कि अपराधी ने हमें हानि पहुंचाई है, बल्कि इसलिए करते हैं कि अपराध उन पवित्र और परंपरागत आदर्शों एवं भावनाओं पर आक्रमण है जो हम सबके हृदय में श्रद्धा के केंद्र बने हुए होते हैं। दुर्खिम ने अपराध की सामाजिक उपयोगिता का भी उल्लेख किया है। उनके अनुसार अपराध समूह के लोगों को एकता के सूत्र में बांधता है। सभी व्यक्ति समान रूप से अपराध क्रिया का प्रतिशोध लेने या अपराधी को दंड देने की बात सोचते हैं। सामान्य आक्रोश समूह के सदस्यों में मानसिक एकता स्थापित करता है। मतलब ये जो घटना है ना, ये लोगों में मानसिक एकता स्थापित करती है। दुर्खिम का कहना है कि अपराध उत्तेजित आत्माओं को एक दूसरे के निकट ला देता है और उन्हें एकाग्र कर देता है। इसी प्रकार से दंड भी सामाजिक दृष्टि से उपयोगी है। दंड ही दमन का माध्यम है। दमनकारी कानून दंड का निर्धारण करते हैं। दंड एक कैसी प्रतिक्रिया है? यंत्रवत। तो ये तो हो गई थी दुर्खिम के अनुसार अपराध की सामाजिक उपयोगिता। दुर्खिम में समाज को सामूहिक आत्मा मानना है जो प्रत्येक व्यक्तिगत आत्मा के भीतर मौजूद रहती है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।